नमस्कार साथियों। एनसीईआरटी हिस्ट्री चैनल पर सभी इतिहास के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 12वीं कक्षा के दूसरे अध्याय के तीसरे पार्ट का अध्ययन करेंगे। अब तक हम इतिहास में हड़प्पा संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद में वैदिक काल के बाद में महाकाव्य काल अर्थात रामायण महाभारत, और उसके बाद में 16 महाजनपद, और उसके बाद में हमने चर्चा की थी इन्हीं 16 महाजनपद में से एक महाजनपद जो मगध साम्राज्य था वो विकास करता करता पूरे देश के सभी जनपदों को, जितने भी 16 थे, अपने अंदर समाहित करके एक बड़ा साम्राज्य बना लिया था, और जिसकी शुरुआत की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, और मौर्य वंश की स्थापना की। फिर उसका पुत्र बिंदुसार, फिर उसका पुत्र अशोक, ऐसे करते करते ये जो वंश है वो कई पीढ़ियों के बाद बृहदर्थ नाम के राजा हुए, इसके अंतिम राजा। और तभी हिंद यूनानी शासकों ने भारत पर आक्रमण किया। हिंद यूनानी शासक वो जो सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो वो जाते वक्त अपनी बहुत सी सेना और अपने सेनापतियों को यहाँ पर सेल्यूकस वगैरह को शासक बना के चला गया था। तो अफ़गानिस्तान के हिस्सों पर उनका शासन हुआ करता था और मध्य एशिया के कुछ हिस्सों पर भी। और जैसे ही उन्होंने देखा कि भारत की केंद्रीय सत्ता कमज़ोर होती है, और भारत जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता है, सोने की चिड़िया के रख रखाव के लिए शक्ति भी उतनी ही आवश्यक है। लेकिन बृहदर्थ का शासनकाल आते आते मौर्य साम्राज्य बिल्कुल कमज़ोर हो चुका था और हिंद यूनानियों ने भारत पर आक्रमण किया, और वो भारत के अंदर तक, बीच के हिस्से तक पहुंच चुके थे। लेकिन सम्राट बृहदर्थ कुछ कर नहीं रहे थे। तो उसके सेनापति, जिसका नाम पुष्यमित्र शुंग था, उन्होंने कहा चलिए सम्राट, सेना का अवलोकन कीजिए, सेना बिल्कुल तैयार है। और बृहदर्थ को लेकर के जा कर के जब वो सेना का निरीक्षण कर रहे थे तो उनकी हत्या कर दी, और शुंग वंश, एक नए वंश की स्थापना की और हिंद यूनानियों को भी परास्त कर दिया। चलिए कहानी इतिहास की ओर आगे बढ़ती है, और शुंग वंश के अंतिम राजा की हत्या करके कर्ण वंश की स्थापना होती है। बाद में सातवाहन वंश की स्थापना होती है। उसके बाद इन्हीं दौरान बाद में आता है कुषाण वंश, जो मध्य एशिया का एक वंश हुआ करता था, और इधर चीन के साथ में उनका संघर्ष चलता था। चीन के राजाओं ने, आप सबको पता ही है कि एक संगठित शासन था, और उन्होंने कनिष्क को हरा दिया। कनिष्क जो कि कुषाणों का शासक था, तो उन्होंने अपना विस्तार भारत की ओर करना शुरू किया, और वो हिंदू कुश पर्वत को, खैबर और बोलन दर्रा पार करके भारत में प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करके आज के पाकिस्तान के हिस्से और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इनको पार करते हुए मथुरा तक अपना शासन स्थापित कर लेते हैं। और मथुरा उनके राज्य की पूर्वी राजधानी होती थी। अब यहाँ पर हम कुषाणों का अध्ययन कर रहे हैं, और यहीं से हमारे इसी लेसन की अगला जो टाइटल है वो शुरू हो रहा है, और जिसका नाम है राजधर्म के नवीन सिद्धांत। तो राजधर्म के उस समय में क्या सिद्धांत थे और बाद में क्या परिवर्तित हो चुके थे। अशोक तक हमने देखा कि वो अपनी उपाधियां प्राप्त करता था देव नाम पिय, अर्थात देवताओं का प्रिय। लेकिन ये नहीं कहा कि मैं ही देवता हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। लेकिन जैसे ही भारत में कुषाणों की एंट्री होती है, और कुषाण अपने आप को क्या कहते हैं, कुषाणों में जैसे कि कनिष्क, वो उपाधियां प्राप्त करते हैं देवपुत्र, देवपुत्र, शाही नुसाई, अर्थात स्वर्ग पुत्र। अर्थात वो अपने आप को जनता की नज़र में देवता तुल्य साबित करते हैं, ताकि जनता उनकी इज्जत करे, उनके उस समय पर टैक्स दे, जनता उनके नियमों का पालन करे। इन सब के लिए एक नया सिद्धांत आया, और वो था कि राजा है वो किसका प्रतीक है, भगवान का, ईश्वर का। क्या है वो, देवता है। तो ये एक नया नियम आया, जिसे कौन लेकर के आए, कुषाण। तो अगर देवता है तो देवता की मूर्तियां भी बनेगी। तो जब हम मथुरा की और जो भी कुषाणों से जुड़े हुए हिस्से हैं उनकी जब खुदाई करते हैं तो बहुत सी मूर्तियां मिलती है, और उन मूर्तियों की कई एक देख करके कई खास बातें नज़र आती है कि भारत में सबसे पहले जूते आए। इससे पहले खड़ाऊ होती थी, लेकिन पूरा का पूरा जूता जो पूरे पैर को आजकल आपके कवर कर रहा है, कुषाण काल में शुरू हुआ।
लेकिन आज के जूते जैसा तो नहीं था, थोड़ा सा फर्क था। अब मूर्ति में भी देख लीजिएगा, थोड़ा फर्क ये था कि राइट और लेफ्ट पैर का जूता एक सा ही बनता था। ये नहीं है कि राइट पैर के लिए अलग से और लेफ्ट के लिए अलग से जूता बने। इसी के साथ साथ आप जब युद्ध देखते हो मध्यकाल के, तो आप देखते हो कि सर पर एक कवर किया हुआ हेलमेट है, ताकि कोई भी तीर तलवार सर या गर्दन को नुकसान ना पहुंचा सके। तो ये जो हेलमेट टाइप की चीज़ थी, ये भी कुषाण हमारे देश में लेकर के आए थे। टेक्नोलॉजी, वार टेक्नोलॉजी, एक तरह से युद्ध का की तकनीक जिससे युद्ध जीते जाते हैं, ये सब कुछ मूर्तियों में दिखाए गए थे। और राजा देवता, तो एक तरफ भगवान की मूर्ति लगती थी सिक्कों पर, और दूसरी तरफ सिक्कों पर राजा की मूर्ति लगती थी। तो इस तरह से, और नीचे उपाधियाँ देवपुत्र, शाही नुशाही, स्वर्ग पुत्र इत्यादि शब्द लिखे होते थे। और आगे फिर और बढ़ते हैं हम कि कुषाणों के बाद में भारत में छोटे छोटे साम्राज्य लगा लीजिए एक बार हो चुके थे। और इन छोटे छोटे सामंत टाइप के जो राज्य थे, छोटे छोटे, इन्हीं में से एक राज्य हुआ जिसे हम कहते हैं गुप्त साम्राज्य, जो चौथी शताब्दी में जाकर के काफ़ी विकास कर चुका था। शुरुआत में बिल्कुल छोटा सा राज्य होता था और काफ़ी बड़ा हो चला था बाद में। उस ने अपना विस्तार करते करते भारत के एक बड़े हिस्से को कवर कर लिया था। आप वहाँ पर नाम पढ़ोगे चंद्रगुप्त प्रथम, मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त प्रथम। आप फिर नाम पढ़ोगे चंद्रगुप्त द्वितीय, आप या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी नाम पढ़ते होंगे। और इसके बाद में आप नाम पढ़ते हो समुद्रगुप्त भी। तो इस तरह से जो भी ये नाम है, ये सारे के सारे गुप्त काल के हैं, और जिसे भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। कहते हैं कि भारत के साहित्य और व्यापार और विज्ञान ने काफ़ी तरक्की की थी इस काल में, इस कारण से इस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। तो इस काल में राजा के बारे में क्या सोचा जाता था, तो ये हमें पता चलता है प्रयाग प्रशस्ति से, जिसे इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहा जा सकता है। सॉरी, इलाहाबाद प्रशस्ति। यहाँ पर सम्राट जो अशोक हुआ करते थे, उन्होंने एक अभिलेख खुदवाया था एक स्तंभ पर। कहाँ? प्रयाग में, जिसका बाद में अकबर के काल में जाकर के नाम रखा गया उसी प्रयाग का इलाहाबाद। तो वहाँ पर अकबर ने भी एक अभिलेख खुदवाया उसी पर, जिस पर अशोक ने खुदवाया था, उसी पर बाद में समुद्रगुप्त ने, और उसी पर बाद में आगे जाकर के अकबर ने। और सॉरी, मैं बीच में भूल गया था, इसी ये जो अशोक का अभिलेख है, ये उनकी रानी कारुवाकी का अभिलेख है और उनके पुत्र तीवर का। तो कारुवाकी कि आप जब अशोका द ग्रेट मूवी देखते हो, तो कारुवाकी के बारे में काफ़ी कुछ वो ऐसे दिखाया हुआ है कि उड़ीसा की महारानी राजकुमारी थी, पर इतिहास में ऐसा कुछ विशेष साक्ष्य नहीं मिलते। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हम चर्चा कर रहे थे कि समुद्रगुप्त ने प्रयाग प्रशस्ति में क्या लिखा। और ये जो प्रयाग प्रशस्ति है, जो समुद्रगुप्त के बारे में, जो एक गुप्त शासक थे, इसी प्रयाग प्रशस्ति को कलहण नाम के उनके एक दरबारी ने लिखा था और बहुत प्रशंसा की हुई है। और ये कहा गया है कि ये परमात्मा पुरुष है, ये बहुत भले हैं, भलों के लिए बहुत भले और बुरों के लिए बहुत ही बुरे हैं, और ये अज्ञेय है, मतलब इनको जाना नहीं जा सकता। ये परमेश्वर तुल्य है, ये उदारता की प्रतिमूर्ति है। इनकी तुलना प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की तुलना की गई है कुबेर से। कुबेर बोले तो धन के देवता, वरुण से तुलना की गई है समुद्र के देवता, इंद्र वर्षा के देवता, और यम मृत्यु के देवता। अर्थात जब इन्हें क्रोध आए तो ये मृत्यु के देव के तुल्य, यम के तुल्य हो जाते हैं। तो इस तरह से राजा के सिद्धांत आगे बढ़ते जाते हैं, और आज तक ये सिद्धांत बदलते बदलते आकर के डेमोक्रेसी तक पहुँचते हैं। और आज का सिद्धांत है जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, और सारी की सारी जनता आज शासक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नई यूनिट की ओर। इसका अगला पार्ट है बदलता हुआ देहात और जनता में राजा की छवि। अर्थात जनता राजा के बारे में क्या सोचती थी, काफ़ी बड़ा सवाल है। तो इसके लिए इतिहासकारों के साथ में एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि उन्हें आम जनता, किसान, मजदूर
इन सब के बारे में इतिहास के स्रोतों से बहुत कम जानकारी मिलती है, क्योंकि जो भी इतिहास के जो पुराने स्रोत मिलते हैं, अभिलेख मिलते हैं, सिक्के मिलते हैं, ये सब धनी और बड़े लोगों के बारे में जानकारी देते हैं, सम्राट वर्ग के बारे में। आम आदमी, सामान्य जन के बारे में इनसे जानकारी बहुत कम मिलती है। तो उस समय में जो किसान थे, आम जनता थी, वो राजा के बारे में क्या सोचती थी, इसको जानने के दो स्रोत हमें काफ़ी अच्छे मिलते हैं। वो दो स्रोत क्या है? आपने बचपन में पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ी होगी और इसी तरह से आपने जातक कथाएं पढ़ी होगी, जो बच्चों में ये दोनों ही कहानियाँ बहुत प्रिय है। और इन दोनों कहानियों से ही आम जनता और किसानों के बारे में बहुत सी जानकारियाँ मिलती है। तो इन दोनों को पढ़ने से एक जो गंध तिंदु नाम की जातक कथा है, उससे पता चलता है कि जब अब राजा कुटिल होता है तो उसकी जनता, प्रजा, किसान, मजदूर, जानवर, पशु पक्षी सभी पीड़ित होते हैं। तो राजा अपनी, इसमें कथा में ये दिया गया है कि राजा अपनी जनता के हाल चाल पूछने के लिए या जानने के लिए कि वास्तविक स्थिति क्या चल रही है, कई बार वेश बदल करके जनता के बीच में पहुंच जाता था। तो इसी कथा में ऐसा बताया गया है कि राजा ने वेश बदला, अपने सर पर उसी तरह से गांव की तरह का साफा बांधा, उसी तरह की वेशभूषा ली और चलिए वे गांव में चलते हैं। जा करके लोगों से बात की कि राजा कैसा है, तो लोगों ने कहा कोई काम का नहीं है, राजा बहुत गंदा है। तो कहा कैसे? कि ये देखिए कि रात को तो लुटेरे आकर के हमें लूट के जाते हैं और दिन में राजा के अधिकारी आते हैं और हमसे टैक्स लेकर के जाते हैं, हम दिन और रात लगातार लूटते ही जाते हैं। तो ऐसी स्थितियां के बारे में उन्होंने अवगत करवाया। तो इससे पता चलता है कि राजा और जो ग्रामीण थे उनके बीच में सदैव संबंध मधुर नहीं थे, जैसा कि पुस्तकों में दिखाया गया है। वहाँ पर तनाव रहता था। क्यों? क्योंकि राजा को टैक्स चाहिए। टैक्स कहाँ से आएगा? गांव से आएगा, भू राजस्व से आएगा, और भू राजस्व ज़्यादा होता था और फसलें जब जब कम होती थी तो तनाव बढ़ता जाता था। तो जब बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ता तब क्या करते थे किसान खेती बाड़ी छोड़ करके जंगलों में भाग जाते और वहीं पर अपना आशियाना बनाते और आराम से जीवन जीने की कोशिश करते। लेकिन कुछ किसान सोचते कि ये तो कोई तरीका नहीं है, तो वो अपनी उपज बढ़ाने के लिए भी कई तरीके अपनाते थे। हम उन्हीं तरीकों को देखते हैं कि क्या क्या तरीके अपनाते थे। सबसे पहला तो ये कि जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती थी, आज के उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में, वहाँ पर लोहे के फाल वाले हलों का प्रयोग किया गया। जहाँ पहाड़ी क्षेत्र होता था वहाँ पर कुदाल का प्रयोग शुरू हुआ। आप सोच रहे होंगे कि ये इधर हरियाणा और राजस्थान में तो हल चलता ही होगा। उस समय में हल तो था, लेकिन लोहे के फाल वाला हल नहीं था, यानी कि हल के नीचे लोहा लगा हुआ नहीं होता था, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी इतनी सख्त नहीं होती थी जितनी आजकल आपको दिखाई देती है, क्योंकि अब सिंचाई वगैरह की वजह से यहाँ पर मिट्टी सख्त हो चुकी है। और इसके अलावा अपनी उपज बढ़ाने के लिए वो कुएं, तालाब, सिंचाई के लिए छोटी मोटी नहरें वगैरह का भी उपयोग करते थे। तो आप अब ये भी सोच रहे होंगे कि राजा लोग इनके लिए कुछ करते थे कि नहीं करते थे। तो कुछ एक ऐसे साक्ष्य भी मिले हैं जिनसे ये पता चलता है कि राजा लोग भी जनता, आम जनता और किसानों के लिए काफ़ी काम करते थे, लेकिन उनके साक्ष्य हमें कम मात्रा में मिल रहे हैं, इसलिए प्रमाणिक तौर पर ये नहीं कहा जा सकता। आज का जो गुजरात है और वहाँ पर गिरनार नाम से एक पहाड़ी है जिस पर कई अभिलेख मिलते हैं। सबसे पहले हमें वो अभिलेख मिलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी लिखा हुआ है। ये अभिलेख, खास इस अभिलेख की ये बात है कि ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। बाकी आपको बहुत से अभिलेख है प्राचीन काल के, वो संस्कृत में नहीं मिलते, लेकिन ये अभिलेख हमें संस्कृत में मिलता है। और इसमें लिखा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो यहाँ पर जो मंत्री थे या फिर इस क्षेत्र के जो संभालने वाले थे, उन्होंने गिरनार के पास में एक सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। वेरी गुड। किस लिए? सिंचाई के लिए। इसके अलावा फिर यहाँ इसी जगह पर गुजरात में शक राजाओं का शासन हुआ और रुद्रदामन नाम के एक शक राजा ने बिना जनता के कोई एक्स्ट्रा टैक्स लगाए जनता के लिए, सिंचाई के लिए यहाँ पर इसी सुदर्शन सरोवर जो कि टूट चुका था, इसका तटबंध, उसकी मरम्मत करवाई और कोई भी जनता पर टैक्स नहीं लगाया। इसी तरह से चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भी इसकी मरम्मत
हुई, क्योंकि उन्होंने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शकों को हरा दिया था और यहाँ पर अपना शासन स्थापित कर लिया था। गुजरात एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य रहा है सदैव से, क्योंकि गुजरात के माध्यम से ही हम पश्चिम एशिया और यूरोप की तरफ का व्यापार पर नियंत्रण रख सकते हैं। तो इस वजह से गुजरात पर शासन करना और कंट्रोल करना ज़रूरी होता था। तो ये काफ़ी साक्ष्य हमें मिलते हैं कि जनता भी किसान की मदद करती थी ताकि उसके सिंचाई के साधनों का विकास हो। नई तकनीकें आई, धान की रोपाई शुरू हुई और हल वगैरह में परिवर्तन आए, इनसे उपज बढ़ी। तो ये नहीं है कि गांव के प्रत्येक किसान को इसका लाभ पहुंचा। बहुत से किसान अब भी शोषण की स्थिति में थे और जो बड़े किसान थे वो फ़ायदा उठा करके और ज़्यादा अमीर हो रहे थे और जो सामान्य थे वो और ज़्यादा गरीब हो रहे थे। इस तरह से अमीर और गरीब की खाई उपज बढ़ने के साथ में बढ़ी, जो कि आश्चर्यजनक है, क्योंकि संसाधनों पर बड़े लोगों का नियंत्रण बढ़ता जा रहा था। तो उस समय के जो बड़े किसान थे उनके लिए गृहपति शब्द का प्रयोग किया गया है। गृहपति को आप घरपति भी कह सकते हो, कि जितने भी घर का वो मुखिया होता था, महिलाएं, बच्चे, नौकर और सभी जो पालतू पशु वगैरह होते थे वो उन सब का मालिक होता था। तो इस तरह से धीरे धीरे बड़े जमींदार बनते गए और जो छोटे किसान थे वो मजदूर और छोटे किसान ही रहे। इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है और गुप्त काल में एक खास घटना घटती है। अभी अभी हमने चंद्रगुप्त द्वितीय का जिक्र किया था और उनकी गुजरात विजय और गुजरात में किए गए कामों का जिक्र किया था। तो पुराने समय में राजा को शक्तिशाली बनने के लिए कई तरह के समझौते करने पड़ते थे और उन्हीं समझौतों में से एक होता था विवाह संबंध। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय जिनको कहा जाता है, उन्होंने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक वंश के राजा से किया। अब जो वाकाटक वंश का जो राजा था वो आज के महाराष्ट्र क्षेत्र जो कि गुजरात के पास में है वहाँ शासन करता था। तो प्रभावती गुप्त का विवाह किया ताकि जब चंद्रगुप्त द्वितीय गुजरात पर हमला करे तो ये रास्ता भी दे और मदद भी करे। तो आपने देखा कि उधर विजय हो चुकी है, किनकी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुजरात पर कब्जा कर लिया है। किसकी मदद से? वाकाटक ने मदद क्यों की? क्योंकि उन्होंने प्रभावती गुप्त अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक के साथ में किया। लेकिन वाकाटक नरेश की जल्दी ही मृत्यु हो जाती है और बच्चे छोटे होते हैं। तो प्रभावती गुप्त अब शासन कार्य बच्चों के नाम पर संभालती है कि भाई चलिए अब हमें ही संभालना होगा। इसी दौरान हमारे देश में एक बड़ा चलन चला था, वो था भूमि दान का, अर्थात गांव के गांव दान में दिए जाते थे, जो एक बहुत बड़ा परिवर्तन था। इससे क्या होता था कि जो गांव दान में दे दिया वहां से अब राजा को इनकम नहीं होगी। तो अब इनकम किसको होगी? जिसको गांव दान दिया है उसी को इनकम होगी। तो भूमि दान उस समय की एक खास विशेषता है कि अब राजा को जो जो गांव दान में दे दिए हैं वहां से इनकम नहीं होगी, तो राजा की आय घटेगी और राजा की आय घटेगी तो निश्चित तौर पर आने वाले राजा समस्या में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर प्रभावती गुप्त की एक ताम्रपट्टिका का उल्लेख मिलता है जिसमें वो अपने वंश का भी जिक्र करती है कि मैं प्रभावती गुप्त, वहाँ से हमारे वंश की शुरुआत होती है, श्रीगुप्त, घटोत्कच इत्यादि हमारे राजा हुए हैं और मैं इनकी पुत्री और वाकाटक वंश की ये लगा लीजिए साम्राज्य या फिर केयर टेकर अपने पुत्रों की थी। आज ये फला गांव दान में दे रही हूँ। फला गांव कौन सा गांव? इस गांव का नाम था, चलिए देखते हैं, इस गांव का नाम था दंगुन गांव। दंगुन गांव दान में देते हैं एक चनाल स्वामी नाम के ब्राह्मण को। और जब गांव दान में देते हैं तो ताम्रपट्टिका पर लिखते हैं। ताम्रपट्टिका मतलब कॉपर की, तांबे की एक प्लेट होती है, उस पर लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है तांबे की प्लेट पर? ऐसा कोई धार्मिक कारण नहीं था, बल्कि ये कारण था कि अगर कपड़े पर लिखे तो वो कपड़ा जल्दी खराब हो जाएगा, कागज़ था ही नहीं। अगर शिला पर लिखें तो शिला अर्थात पत्थर, उसको रख रखाव बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए तांबे पर लिखा जाता था, क्योंकि तांबे की उम्र बहुत ज़्यादा होती है। और वो हमें अभी जब मिला इतिहासकारों को, पुरातत्वविदों को, तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत के रूप में काम आया।
जिसमें लिखा गया है कि दंगुन गांव है वो चनाल स्वामी नाम के एक ब्राह्मण को दान में दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ और क्या कहा गया है कि आगे से जो भी राजा के सैनिक या पुलिस जो यहाँ पर प्रवेश नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि आज से यहाँ पर चनाल स्वामी का शासन है। और राजा के अधिकारियों को गांव में घास, अर्थात वो जिस भी जानवर को लेकर के आते थे उसके लिए घास और उनके लिए अधिकारियों के लिए भोजन का प्रबंध नहीं किया जाएगा। पहले ये नियम था कि अगर गांव दान किया हुआ नहीं है तो ये सारे के सारे अधिकारियों के प्रबंध बेगारी के रूप में कौन करेगा? गांव के लोग करेंगे। लेकिन इस गांव के लोगों को देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सारे के सारे किसकी सेवा करें? चनाल स्वामी की सेवा करो, क्योंकि आज से वही आपके मुखिया है। ना आप जानवरों की खाल देंगे, ना आप कोयला देंगे। और आज से जो नमक आपको अगर मिलता है तो उसकी खुदाई भी आप अपनी मालिक स्वामी चनाल स्वामी की अनुमति से करोगे। तो इस तरह से इसमें ये दिखाया गया है कि उस समय में कैसे गांव होते थे, वो क्या क्या टैक्स देते थे, और अब जैसे ही ये नियम आया उसके बाद में वो क्या क्या टैक्स देंगे। तो बहुत सी बातें हुई है। अभी हमने पढ़ा कि गाँवों का जीवन कैसा था, दान क्या था, ग्राम दान क्या था, ग्राम दान को अग्रहार कहा जाता था, इनका क्या शासन पर प्रभाव पड़ा। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे नगर और व्यापार के बारे में। तो देखते रहिए NCERT हिस्ट्री। थैंक यू, आप सबका धन्यवाद।